My dear students, I welcome you all once again in our last lecture from thermodynamics that is going to be Gibbs free energy. मेरा जो गिब्स फ्री एनर्जी का ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये चीज डिसाइड करने के लिए कि नेचर में कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी और कौन सी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। इससे पहले भी हमने एक तो एनर्जी का फैक्टर पढ़ा था, जिन रिएक्शंस में एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाए, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होती है। लेकिन फिर ये देखा गया था कि कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी होती है जिनमें एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज होने के साथ साथ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। और हमने एंट्रोपी की बात करी थी। एंट्रोपी हमने पढ़ा, एंट्रोपी के कंसेप्ट में हमने पढ़ा कि जिन रिएक्शंस में, जिन प्रोसेसेस में एंट्रोपी बढ़ जाए वो रिएक्शंस या वो प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस होती है। लेकिन साथ ही में ये भी देखा गया कि कुछ रिएक्शंस ऐसी है जिनमें एंट्रोपी और रैंडमनेस ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाती है लेकिन प्रोसेस फिर भी स्पॉन्टेनियस होती है। यानी कि एनर्जी का फैक्टर जो है ना, या एंट्रोपी का फैक्टर, वो दोनों फैक्टर्स अलोन प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं सारी प्रोसेसेस का स्पॉन्टेनियस नेचर, या कौन कौन सी प्रोसेस एक्चुअली स्पॉन्टेनियस होगी, या सारी प्रोसेसेस का स्पॉन्टेनियस नेचर एनर्जी फैक्टर और एंट्रोपी फैक्टर से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसीलिए एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम रखा गया गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी का जो कंसेप्ट है, इट वाज गिवन बाय अ केमिस्ट, हिज नेम इज जे विलार्ड गिब्स। जे विलार्ड गिब्स जो है एक केमिस्ट है। इसने एंट्रोपी कंसेप्ट को और एनर्जी कंसेप्ट को कंबाइन करके एक नया कंसेप्ट दिया जिसका नाम रखा गया गिब्स फ्री एनर्जी। इसी कंसेप्ट को यूज करके हम सारी प्रोसेसेस का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या प्रोसेसेस का नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का नेचर जो है वो हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। सबसे पहले आपको समझना है कि एनर्जी फैक्टर जो है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है रिगार्डिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, और एंट्रोपी फैक्टर जो हमने पढ़ा हुआ है, वो दोनों फैक्टर्स अलोन कैन नॉट प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ऑल द प्रोसेसेस, but by combining those two factors, energy factor and entropy factor, we are getting a new factor called as Gibbs free energy। और इस कंसेप्ट के हिसाब से हम सारी प्रोसेसेस का स्पॉन्टेनियस नेचर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, मैं आपको समझाता हूं कि गिब्स फ्री एनर्जी होता क्या है, हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते किसे हैं। बाद में हम ये पढ़ेंगे कि हम गिब्स फ्री एनर्जी के मदद से कैसे प्रोसेसेस का स्पॉन्टेनियस नेचर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हाट गिब्स फ्री एनर्जी एक्चुअली मीन्स। तो देख लीजिए बेटा, मेरे पास एक सिस्टम है, ये देख लीजिए, ये सिस्टम है मेरे पास, और इसमें मैंने समझो एक सबस्टेंस लिया हुआ है जिस सबस्टेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ अट्रैक्शन है। ये देख लो, या मैंने एक सिस्टम ले लिया है यहां पे, और इस सिस्टम के ऊपर मैं एक पिस्टन भी ले लेता हूं, एक वेटलेस या फ्रिक्शनलेस पिस्टन मैंने यहां पे ले लिया, ये समझ लीजिए, या ये यहां पे एक पिस्टन है। तो इस सिस्टम के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स है, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उनके बीच में रैंडमनेस क्या होगी, कम होगी। तो ऊपर पिस्टन है, पिस्टन यहां पे फ्रिक्शनलेस है, वेटलेस फ्रिक्शन है, समझ लो। अब मैंने इस सिस्टम को क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर दी। आई हैव सप्लाइड क्यू अमाउंट ऑफ हीट to the system which contains some substance in it। तो ये जो आपने क्यों अमाउंट ऑफ हीट जो आपने सप्लाई कर दी, इस क्यों अमाउंट ऑफ हीट जो आपने इन मॉलिक्यूल्स को सप्लाई कर दी, इसके तीन हिस्से हो जाएंगे। क्यों अमाउंट ऑफ हीट,
जो अपने मॉलिक्यूल्स को सप्लाई कर दी, इनके तीन हिस्से हो जाएंगे। एक एनर्जी का पोर्शन मॉलिक्यूल्स अपने पास रखेंगे। बेटा मैंने क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे दी, इस क्यू अमाउंट ऑफ हीट में से कुछ पोर्शन ऑफ हीट मॉलिक्यूल्स अपने पास रखेंगे, जिसकी वजह से इनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। तो उसके बदले में लिखता हूं डेल्टा ई। डेल्टा ई वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है हीट में से जो मॉलिक्यूल्स ने अपने पास रख दी, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? डेल्टा ई। ठीक है। और क्यों में से कुछ अमाउंट ऑफ हीट मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे सो एज टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए यह सिस्टम इस हीट में से कुछ एनर्जी को यूज करेगा और मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन को खत्म करेगा। और जब मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन खत्म होगी, ये मॉलिक्यूल्स फैल जाएंगे। जब ये मॉलिक्यूल्स फैल गए तो हम कहेंगे यहां पे अट्रैक्शन खत्म हो गई, और अट्रैक्शन खत्म होने की वजह से यहां पे एक वर्क हो गई। सिस्टम ने यहां पे एक वर्क कर दी। कौन सी वर्क? वो वर्क जिसकी वजह से सिस्टम ने हीट का कुछ पोर्शन यूज करके अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन को खत्म कर दिया। तो इस वर्क का नाम पड़ेगा वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन वो वर्क है जो इन मॉलिक्यूल्स ने की जब इन्होंने क्यों में से कुछ फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी यूज किया और अपनी अट्रैक्शन को खत्म किया। और अट्रैक्शन खत्म करने के साथ साथ इन्होंने अपनी एंट्रोपी को बढ़ा दिया। तो एंट्रोपी बढ़ाने के लिए क्यों का कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स ने यूज किया फॉर इंक्रीजिंग द एंट्रोपी। ये एंट्रोपी इंक्रीज करने के लिए गैसोस मॉलिक्यूल्स या लिक्विड मॉलिक्यूल्स इस क्यू में से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज करते हैं ताकि ये अपनी एंट्रोपी को बढ़ा सके। तो वो एंट्रोपी बढ़ाने के लिए जो इस सिस्टम के मॉलिक्यूल्स को ने वर्क कर दी, उस वर्क में जो यूज हो गई एनर्जी, ठीक है, तो उस एनर्जी का नाम हम रखेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी एक्चुअली इज द फ्रैक्शन ऑफ हीट, इज द फ्रैक्शन, सारी हीट नहीं है। गिब्स फ्री एनर्जी डज नॉट रिप्रेजेंट द टोटल हीट, it represents some portion of heat used by the system so as to increase its entropy or so as to perform the work of non-expansion। और क्यों में से अब क्या होगा? देखो एंट्रोपी तो बढ़ गई, अब क्यों में से रिमेनिंग पोर्शन ऑफ एनर्जी जो है वो सिस्टम के मॉलिक्यूल्स अब एब्जॉर्ब करेंगे। सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी अब बढ़ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का देंगे। जब ये पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का देंगे तो पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाएगा और उसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी कि मॉलिक्यूल्स और एक वर्क कर रहे हैं जिससे वॉल्यूम बढ़ रहा है। दैट वर्क इज कॉल्ड एज वर्क ऑफ एक्सपेंशन। वर्क ऑफ एक्सपेंशन। देख लीजिए, मैंने खाना खाया, ठीक है, दैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मी। जो मैं खाना खाऊंगा उस खाने में से मुझको कुछ एनर्जी मिलेगी। उस खाने की एनर्जी में से कुछ एनर्जी मैं अपने पास रखूंगा, दैट इज डेल्टा ई। ठीक है, कुछ एनर्जी मैं यूज कर रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए, वर्क करने के लिए, पढ़ाने के लिए कुछ मैं अपनी एनर्जी यूज कर रहा हूं, ठीक है, और कुछ एनर्जी मैं यूज कर रहा हूं जब मैं खेलने जाऊंगा। तो ये जो मैंने खाना खाया था ना, इसकी वजह से मुझे जो एनर्जी मिली उसके तीन हिस्से हो गए। एक एनर्जी वो जो मैंने अपने पास स्टोर रख दी, दूसरी एनर्जी वो जिसकी वजह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो मैंने यूज कर दी पढ़ाने के लिए, और तीसरी एनर्जी वो जो मैंने यूज की खेलने के लिए। लाइकवाइज सिस्टम जो है, सिस्टम को जब हम क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं तो इस एनर्जी जो आपने क्यू फॉर्म में इसको एनर्जी सप्लाई कर दी, इस क्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी के तीन हिस्से होते हैं। एक एनर्जी का पोर्शन जो सिस्टम अपने पास रखेगा फॉर इंक्रीजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी, दैट विल बी कॉल्ड एज डेल्टा ई। और क्यों में से कुछ एनर्जी सिस्टम यूज करेगा अपने मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन खत्म करने के लिए, जिससे एंट्रोपी बढ़ेगी।
और उससे उस टाइम जो वर्क हो गई उस टाइम वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे, एंट्रोपी बढ़ जाएगी, उस टाइम सिस्टम का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, और इसलिए हम वर्क को कहते हैं वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। और क्यों में से जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ एनर्जी होगा वो मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे फॉर इंक्रीजिंग देयर काइनेटिक एनर्जी, उसकी वजह से वो पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का दे देंगे और सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और उस टाइम जो वर्क होगी उसको नाम पड़ेगा वर्क ऑफ एक्सपेंशन। तो जो सिस्टम है ना, सिस्टम के मॉलिक्यूल्स इसको अमाउंट ऑफ हीट के 3 हिस्से कर रहे हैं। क्यों अमाउंट ऑफ हीट में से कुछ अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम अपने पास रखेगा, क्यों अमाउंट ऑफ हीट में से कुछ अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम यूज करेगा फॉर परफॉर्मिंग वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, जिससे ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन को खत्म करेंगे। और क्यों अमाउंट ऑफ हीट में से कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे फॉर पुशिंग द पिस्टन अपवर्ड्स, उसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उस टाइम जो वर्क होगी दैट विल बी कॉल्ड एज वर्क ऑफ एक्सपेंशन। तो सिस्टम के मॉलिक्यूल्स जो है ना वो 2 टाइप्स ऑफ वर्क्स करती है। एक तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन जिससे मॉलिक्यूल्स की एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक है, और दूसरी वर्क ऑफ एक्सपेंशन जिससे ये पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का देंगे और उससे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है ये जो सिस्टम को आप क्यों अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हो, इसी हीट से इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इसी हीट में से कुछ पोर्शन इसकी एंट्रोपी को बढ़ाएगा, उसकी वजह से जो वर्क होगी दैट विल बी कॉल्ड एज वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। और क्यों अमाउंट ऑफ हीट में से कुछ एनर्जी यूज करके मॉलिक्यूल्स पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का देंगे, उस टाइम वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और उस टाइम जो वर्क होगी दैट विल बी कॉल्ड एज वर्क ऑफ एक्सपेंशन। सो सिस्टम यूजेस इट्स क्यों अमाउंट ऑफ हीट which is absorbed by the surroundings, which is absorbed from the surroundings by the system. System उस क्यों amount of heat को use करता है for increasing its internal energy, for performing work of non-expansion, or for increasing entropy of the molecules, or for carrying out work of expansion, or for increasing the volume. अब देख लीजिए गिब्स फ्री एनर्जी हम किसे कहते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी is the fraction of total energy used by the system so as to perform work of non-expansion। जो सिस्टम के पास टोटल एनर्जी प्रेजेंट है, जो हमने इसको क्यों अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दी, इस क्यों अमाउंट ऑफ एनर्जी में से सिस्टम कितनी एनर्जी यूज करेगा वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन कैरी आउट करने के लिए, उसी वर्क का नाम पड़ता है, उसी एनर्जी का नाम पड़ता है गिब्स फ्री एनर्जी। So Gibbs free energy is the part of or fraction of the total energy of the system by which the system performs work of non-expansion। या मैं ऐसे कहूंगा सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में अट्रैक्शन खत्म करने के लिए कितनी एनर्जी सिस्टम यूज करेगा, या मॉलिक्यूल्स की एंट्रोपी बढ़ाने के लिए सिस्टम कितनी एनर्जी को यूज करेगा, उसी एनर्जी का नाम पड़ता है बेटा गिब्स फ्री एनर्जी। सो हर किसी सिस्टम में एक गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है जिसका कुछ पोर्शन सिस्टम यूज करता है अपनी एंट्रोपी बढ़ाने के लिए, उसी एनर्जी का नाम पड़ता है गिब्स फ्री एनर्जी। सो गिब्स फ्री एनर्जी इज व्हाट, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम which is utilized by the system so as to increase its entropy, so as to perform the work of non-expansion। क्योंकि जब बेटा अट्रैक्शन होगी ना मॉलिक्यूल्स की खत्म तो उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, उस टाइम वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ता तो मैं वर्क को कहता वर्क ऑफ एक्सपेंशन, लेकिन जब मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होगी उससे एंट्रोपी बढ़ेगी। एंट्रोपी बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी सिस्टम यूज कर रहा है उसी को हम नाम देते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। और एक एनर्जी है जो सिस्टम यूज कर रहा है फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज वर्क ऑफ एक्सपेंशन। तो हमने ये कहा कि सिस्टम जो है, सिस्टम 2 तरह के वर्क करता है। एक वो वर्क जिससे एंट्रोपी बढ़ जाती है, दूसरी वो वर्क जिससे वॉल्यूम बढ़ जाता है जब पिस्टन ऊपर चला जाए। तो एंट्रोपी बढ़ाने के समय सिस्टम कितनी एनर्जी अपनी यूज कर रहा है
फॉर इंक्रीजिंग द एंट्रोपी, या अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन खत्म करने के लिए सिस्टम कितना एनर्जी यूज कर रहा है अपनी टोटल एनर्जी में से, वही कहलाता है गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। सो मैं एक चीज कहूं, जो आपने क्यों अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को दे दी, उसमें से कुछ हीट सिस्टम अपने पास रखेगा, उसको हम कहेंगे डेल्टा ई, उससे बढ़ जाएगी इसकी इंटरनल एनर्जी। और इसी क्यों अमाउंट ऑफ हीट में से सिस्टम कुछ हीट यूज करेगा अपनी एंट्रोपी को बढ़ाने के लिए, जिसे हम कहेंगे गिब्स फ्री एनर्जी जी। और क्यों में से कुछ अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम यूज करेगा पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का देने के लिए, उसे हम कहेंगे वर्क ऑफ एक्सपेंशन डब्ल्यू। सो इस क्यों के तीन हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा सिस्टम अपने पास रखेगा, दूसरा हिस्सा गिब्स फ्री एनर्जी सिस्टम यूज करेगा एंट्रोपी को बढ़ाने के लिए, और तीसरा हिस्सा क्यों का सिस्टम यूज करेगा अपना वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस जी प्लस द वर्क एनर्जी यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग वर्क ऑफ एक्सपेंशन। अब देख लो सिस्टम कितनी एनर्जी यूज करेगा अपने मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन खत्म करने के लिए या अपने मॉलिक्यूल्स की एंट्रोपी बढ़ाने के लिए, उसको हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन मॉलिक्यूल्स की एंट्रोपी बढ़ाने के लिए, मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन खत्म करने के लिए सिस्टम जो वर्क करता है, उस वर्क का नाम पड़ता है वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, या हम उसे कहते हैं यूजफुल वर्क। यूजफुल वर्क, यूजफुल वर्क कहो या वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन कहो, ये दोनों चीजें सेम है। सिस्टम कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज करेगा, क्यों में से कितनी एनर्जी सिस्टम यूज करेगा अपनी मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन खत्म करने के लिए, अपनी एंट्रोपी बढ़ाने के लिए कितनी सिस्टम एनर्जी यूज करेगा क्यों में से, दैट इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। अब एंट्रोपी बढ़ाने के लिए या मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए सिस्टम कितनी वर्क कर रहा है, दैट इज कॉल्ड यूजफुल वर्क, और दैट इज आल्सो कॉल्ड वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। अब यहां पे एक चीज समझना है, इसे हम वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन क्यों कहते हैं, क्योंकि जब अट्रैक्शन बढ़ जाए ना, अट्रैक्शन कम हो जाए, तो उस टाइम एंट्रोपी बढ़ेगी, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। तो यहां पे वॉल्यूम का न बढ़ना, इसलिए हम यहां पे कहेंगे गैस एक्सपेंड नहीं हुआ, खाली एंट्रोपी बढ़ी। तो एंट्रोपी बढ़ी, वॉल्यूम नहीं बढ़ा, इसलिए जब वॉल्यूम नहीं बढ़ा तो वर्क का नाम पड़ेगा वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। सर अब हमने इस वर्क को यूजफुल वर्क क्यों कहा, क्योंकि यही वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन ही वो वर्क है जिससे सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी और जिसकी वजह से प्रोसेस बन जाएगी स्पॉन्टेनियस, इसीलिए हम इस वर्क को यूजफुल वर्क कहेंगे। सो यूजफुल वर्क और वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, it is the work done by the system so as to overcome the attraction between the molecules or so as to increase their entropy or so as to make the process spontaneous. Sir, Gibbs free energy क्या है? It is the fraction of energy used by the system so as to increase its entropy, that is called Gibbs free energy. अब देख लीजिए, गिब्स फ्री एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आपको मैं बताता हूं कि गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है जी, इसको डिटरमाइन करने के लिए एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप दी गई है। दिस गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू एच, एच इज एंथैल्पी, एनर्जी कंटेंट, टोटल एनर्जी सिस्टम में कितनी है एच, माइनस टी डेल्टा एस। दिस गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू enthalpy of the system minus T delta S. T is the temperature at which process is carried in the system. T is the temperature जिसमें chemical reaction carry out कर रहे हैं. T is the temperature जिसमें ये physical process हो रही है. And delta S represents the change in entropy. तो Gibbs free energy determine करने के लिए एक तो हमें enthalpy of the system पता होना चाहिए, टेम्परेचर जिसपे हमने सिस्टम को लिया हुआ है वो पता होना चाहिए, और एंट्रोपी चेंज कितना हुआ है सिस्टम के दौरान वो पता होना चाहिए। अब देख लीजिए, गिब्स फ्री एनर्जी का जो वैल्यू है दैट डिपेंड्स अपॉन एंथैल्पी, टेम्परेचर एट विच द प्रोसेस इज कैरीड एंड द एंट्रोपी चेंज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस। लेकिन हम जी का वैल्यू मालूम कर ही नहीं सकते,
गिब्स फ्री एनर्जी का एग्जैक्ट वैल्यू हम मालूम कर ही नहीं सकते। क्यों मालूम नहीं कर सकते? क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? एंथैल्पी पे। एंथैल्पी जब मैंने पढ़ाया था उस टाइम मैंने कहा था कि एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मालूम करने के लिए हमें सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी पता होनी चाहिए। लेकिन सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी वो डिपेंड करती है न्यूक्लियर एनर्जी पे, वो डिपेंड करती है मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी पे, वो डिपेंड करती है वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, वो डिपेंड करती है ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी का वैल्यू बहुत सारी एनर्जीज पे डिपेंड करता है और उन सारी एनर्जीज का एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमाइन करना दैट इज इम्पॉसिबल। तो हम सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी को मालूम नहीं कर सकते, तो हम सिस्टम की टोटल एंथैल्पी एच को भी मालूम नहीं कर सकते। और जब हम एच का वैल्यू सिस्टम के लिए प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो हम सिस्टम की टोटल गिब्स फ्री एनर्जी को का वैल्यू भी मालूम नहीं कर सकते। और जब गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू मालूम नहीं कर सकते तो गिब्स फ्री एनर्जी का जो कंसेप्ट है इट इज अ यूजलेस कंसेप्ट। तो मैं कहूंगा यहां पे गिब्स फ्री एनर्जी इज नॉट यूजफुल, इज नॉट यूजफुल एट ऑल। गिब्स फ्री एनर्जी जो है ये हमें किसी काम आती ही नहीं है। क्यों? इसका कंसेप्ट तो दे दिया, गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू H माइनस टी डेल्टा एस, लेकिन H का वैल्यू हम डिटरमाइन कर ही नहीं सकते तो हम गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। जब गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू डिटरमाइन कर ही नहीं सकते तो इसका जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं ना दैट इज नॉट यूजफुल। लेकिन मैंने क्या कहा था कि गिब्स फ्री एनर्जी के हिसाब से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी और कौन सी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। वो हम मालूम कर सकते हैं बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, कौन सी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ये चीज प्रिडिक्ट करने के लिए हमें गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू पता होना चाहिए। लेकिन यहां पे मैं कह रहा हूं सर हम तो गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू मालूम ही नहीं कर सकते, तो फिर तो गिब्स फ्री एनर्जी का कंसेप्ट यूजफुल है ही नहीं। इससे तो हम प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते कि कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन सी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। सर फिर क्या करें? फिर हम कैसे डिटरमाइन करेंगे एक प्रोसेस का स्पॉन्टेनियस नेचर? बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। अब देख लीजिए केमिस्ट्स क्या कह रहे हैं। केमिस्ट्स कह रहे हैं नो डाउट वी आर नॉट एबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, लेकिन हम चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। हम जी अगर मालूम नहीं कर पाते हैं, क्यों ना हम चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी मालूम करें। तो डेल्टा जी हम कैसे मालूम करें, उसके लिए मेरे पास एक कंसेप्ट है, देख लीजिए। एक चीज याद रखना, सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी को हम मालूम नहीं कर सकते क्योंकि उसका वैल्यू एच पे डिपेंड करता है, और टोटल एच एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम वो हम मालूम ही नहीं कर पाते क्योंकि इसका वैल्यू इंटरनल एनर्जी पे डिपेंड करता है, और इंटरनल एनर्जी का वैल्यू एग्जैक्टली हम मालूम ही नहीं कर पाते। तो इसलिए हम गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू भी मालूम नहीं कर पाएंगे। सो गिब्स फ्री एनर्जी के कंसेप्ट से हम स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए कहा गया अब जी के बदले डेल्टा जी ले लो। डेल्टा जी, व्हाट इज डेल्टा जी? डेल्टा जी इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। देखो जी का वैल्यू तो हम मालूम ही नहीं कर पाए, क्यों ना हम गिब्स फ्री एनर्जी के बदले डेल्टा जी का वैल्यू मालूम करें, और डेल्टा जी का वैल्यू हम आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा एस। देख लीजिए थोड़ा ये कंसेप्ट, थोड़ा कंसेप्ट में ध्यान देना है, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा व्हाट एक्चुअली गिब्स फ्री एनर्जी और चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज, एंड हाउ कैन वी प्रिडिक्ट वेदर अ प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। इससे हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लेक्चर पूरा देख लीजिएगा, एंड तक देख लीजिएगा, तब जाके आपको समझ आएगा कि हम डेल्टा जी की मदद से कैसे सिस्टम की स्पॉन्टेनिटी को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे हम प्रोसेस का स्पॉन्टेनियस नेचर एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने अभी आपको एक फार्मूला बताई थी, जी गिब्स फ्री एनर्जी इट इज इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा एस। इस फार्मूला को अपनी जगह रखते हैं, मैं यहां पे आपको एक चीज समझाता हूं। चलो समझो, मैंने एक यहां पे सिस्टम लिया है, मैंने एक सिस्टम लिया है यहां पे
जिसकी एंथैल्पी है H1, एंथैल्पी H1 है, H, इसकी एंथैल्पी है H1, ठीक है, और इसकी जो एंट्रोपी है दैट इज S1, S1। एक सिस्टम मैंने लिया जिसकी एंथैल्पी क्या है H1 और एंट्रोपी क्या है S1, इसको मैं कहूंगा स्टेट फर्स्ट, स्टेट फर्स्ट। स्टेट फर्स्ट में मेरे पास जो सिस्टम है उसकी एंथैल्पी H1 है और एंट्रोपी S1 है, और इसका जो टेम्परेचर है वो T मैंने रखा और प्रेशर मैंने P रखा, और टेम्परेचर और प्रेशर को मैं कांस्टेंट रखूंगा। ये समझ लीजिएगा, एक सिस्टम मैंने लिया, एक स्टेट फर्स्ट पे मैंने एक सिस्टम लिया जिसकी एंथैल्पी H1 है और एंट्रोपी S1 है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ये जो सिस्टम है ना, सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ गई एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसकी एंट्रोपी बढ़ गई फ्रॉम H1 टू H2, फ्रॉम H1 टू H2। अब इसकी एंट्रोपी भी चेंज हो गई फ्रॉम S1 टू S2, यानी कि हम स्टेट 1 से स्टेट सेकंड की तरफ जा रहे हैं, स्टेट सेकंड की तरफ। तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो सिस्टम है स्टेट 1 से स्टेट सेकंड की तरफ पहुंच गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसकी एंट्रोपी एंथैल्पी चेंज हो गई H1 टू H2, इसकी एंट्रोपी चेंज हो गई फ्रॉम S1 टू S2, लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब अगर आपसे पूछा जाए इस सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, इस सिस्टम की एट स्टेट 1, एट स्टेट 1 इस सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, दैट विल बी G1 विल बी इक्वल टू H1 माइनस टेम्परेचर कांस्टेंट है और डेल्टा एस के बदले में लिखूंगा S1। सो ये आएगी गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट स्टेट फर्स्ट। स्टेट फर्स्ट में इस सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी होगी G1, that will be equal to H1 minus T S1, that will be the Gibbs free energy of state first। स्टेट सेकंड की गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, स्टेट सेकंड की G2 is will be equal to H2 minus T S2, क्योंकि स्टेट सेकंड की जो एंथैल्पी है H1 के बदले H2 है, तो यहां पे H1 के बदले H2 आ गया। टेम्परेचर मैंने दोनों सिस्टम के लिए कांस्टेंट रखा, यहां पे भी टेम्परेचर T है और यहां पे भी टेम्परेचर T है, लेकिन जब हम स्टेट 1 से स्टेट सेकंड की तरफ जा रहे हैं एंट्रोपी बढ़ रही है S1 से S2, इसलिए यहां पे S1 आया और यहां पे S2 आया। अब देख लीजिए हम क्या करेंगे, हमें मालूम करना है डेल्टा जी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी व्हेन सिस्टम मूव्स फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट सेकंड। उस टाइम कितनी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज आएगी, डेल्टा जी, वो हमें मालूम करना है। देख लीजिए, मैं इस इक्वेशन का नाम रखूंगा इक्वेशन नंबर 1, ये वाली इक्वेशन, और इसका नाम मैं रखूंगा इक्वेशन नंबर 2, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या मालूम करना है, डेल्टा जी इज व्हाट, जब सिस्टम फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट की तरफ जाएगा उस टाइम कितना एंट्रोपी चेंज आएगा। अब एंट्रोपी चेंज जो है वो एक स्टेट फंक्शन है, उसका वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। अब फाइनल एंट्रोपी क्या है G2, इनिशियल क्या है G1, तो डेल्टा जी किसके बराबर होगा, दैट विल बी G2 माइनस G1। ये चीज याद रखना, गिब्स फ्री एनर्जी है स्टेट फंक्शन, गिब्स फ्री एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, तो गिब्स एनर्जी का चेंज जो है डेल्टा जी, दैट डिपेंड्स अपॉन द फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ये चीज याद रखना। तो मैं यहां पे लिखूंगा गिब्स फ्री एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, इट इज स्टेट फंक्शन। तो गिब्स फ्री एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, इसका मतलब क्या है, जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होगा दैट विल डिपेंड अपॉन द फाइनल वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। तो देख लीजिए डेल्टा जी विल बी इक्वल टू, देख लीजिए बेटा डेल्टा जी किसके बराबर होगा, G2 माइनस G1। अब G2 किसके बराबर है, H2 माइनस TS2, तो माइनस क्या आएगा G1 किसके बराबर है, H1 माइनस TS1। तो हम करेंगे H2 माइनस H1, ये लिख लो H2 माइनस H1, फिर आएगा माइनस साइन। टेम्परेचर यहां पे भी T है, यहां पे भी टेम्परेचर T है, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, और यहां पे एंट्रोपी है S2, यहां पे एंट्रोपी है S1, तो एंट्रोपी का चेंज आएगा S2 माइनस S1।
अब देख लीजिए बेटा, अब देख लीजिए अच्छे से, इसको मैं हटा देता हूं। इसको हटाने के बाद हम क्या करेंगे, देख लीजिए, डेल्टा जी विल बी इक्वल टू H2 माइनस H1, फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी, दैट विल गिव अस द डेल्टा H माइनस T, टेम्परेचर बेटा कांस्टेंट है, S2 माइनस S1, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी, दैट इज द चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा S। तो हमारे पास फाइनली एक फार्मूला आ रही है, हमारे पास फाइनली एक फार्मूला आ रही है, डेल्टा G, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी व्हेन सिस्टम मूव्स फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी किसके बराबर होगा, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H माइनस टेम्परेचर एट विच द चेंज टेक्स प्लेस into change in entropy delta S. So change in Gibbs free energy is equal to delta H minus T delta S. तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गई जिससे हम डेल्टा H का वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम, यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम ये चीज प्रिडिक्ट करने के लिए कि कौन सी प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस होगी और कौन सी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन इससे पहले मैं इस फार्मूला का यूज करूं फॉर प्रिडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ प्रोसेस, फॉर प्रिडिक्टिंग द नेचर ऑफ प्रोसेस, क्या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अभी मैं 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर लेता हूं क्योंकि अजान हो रही है और उसके बाद हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो हमने क्या देखा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी दैट इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, दैट इज चेंज इन एंट्रोपी। तो इसी फॉर्मूला को यूज करके वी आर गोइंग टू प्रिडिक्ट कि कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी और कौन सी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, और इसी के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हम करेंगे जिनका इसी फॉर्मूला का यूज करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के थ्रू हम ये प्रिडिक्ट करेंगे नेचर ऑफ प्रोसेसेस, कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस और कौन सी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो इस फॉर्मूला को मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं, यहां पे डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गई है। देख लीजिए, यहां पे मैं एक केस लिख लेता हूं, केस नंबर फर्स्ट। मैं इस फॉर्मूला के 1-2 केसेस बनाता हूं, वो चीज आपको समझने हैं। केस नंबर फर्स्ट, इफ डेल्टा H इज पॉजिटिव, इफ डेल्टा H इज पॉजिटिव, उसका मतलब क्या है कि एक वो रिएक्शन जिसमें डेल्टा H पॉजिटिव हो, यानी कि उस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, उस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब, पॉजिटिव का साइन है एनर्जी का गेन होना। सो वो रिएक्शन जिसमें डेल्टा H पॉजिटिव हो दैट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। और वो रिएक्शन जिसमें डेल्टा S चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव हो, डेल्टा S नेगेटिव हो, वो रिएक्शन जिसमें चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव हो, यानी कि एंट्रोपी का चेंज नेगेटिव का मतलब है टोटल एंट्रोपी सिस्टम की डिक्रीज हो रही हो। तो डेल्टा S नेगेटिव होने का मतलब क्या है, एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग, एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग, ये चीज समझ लीजिएगा। डेल्टा H अगर पॉजिटिव हुआ तो प्रोसेस क्या होगी, एंडोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी गेन हुई है। और जब एनर्जी गेन होगी प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, कम की ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पे मैं लिखूंगा एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H पॉजिटिव होता है, कुछ एनर्जी गेन होती है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो प्रोडक्ट विल बी हैविंग मोर एनर्जी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट दैट विल बी हाई, दैट विल बी हाई। अगर हमारे पास कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें डेल्टा H पॉजिटिव है तो उसमें एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी। और साथ में अगर उस रिएक्शन में एंट्रोपी चेंज नेगेटिव हुआ है तो एंट्रोपी जो है प्रोडक्ट बनते बनते डिक्रीज हो गई है। तो अगर आपने एक चीज पढ़ा होगा एनर्जी फैक्टर में, अगर एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाए तो प्रोडक्ट अनस्टेबल होगा, और कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं चाहेगी कि मेरा प्रोडक्ट अनस्टेबल हो जाए। तो ऐसी रिएक्शन जो होगी ना वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। और साथ ही में अगर आपकी रिएक्शन में एंट्रोपी चेंज नेगेटिव आया
नेगेटिव एंट्रोपी चेंज आने का मतलब एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में एंट्रोपी हमेशा बढ़ जाती है, लेकिन यहां पे हमारे पास एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। तो एंट्रोपी का डिक्रीज होना दैट आल्सो कन्फर्म्स प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। एनर्जी बढ़ रही है एंडोथर्मिक रिएक्शन में, डेल्टा एच पॉजिटिव है, प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ेगी, प्रोडक्ट अनस्टेबल होगा, रिएक्शन चाहेगी ही नहीं है ऐसा प्रोडक्ट बनाना, तो प्रोडक्ट एनर्जी के हिसाब से भी रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। सो इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव, प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। If delta S is negative, process is also non-spontaneous because entropy is decreasing. और अगर मैं यहां पे डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव लेता हूं, डेल्टा S का वैल्यू यहां पे नेगेटिव ले लेता हूं, तो डेल्टा G का वैल्यू क्या आएगा, डेल्टा G का वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। अगर डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव है और डेल्टा S का वैल्यू नेगेटिव है, तो ये सारा वैल्यू नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, ओवरऑल डेल्टा G का वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा। ये चीज याद रखना है। If delta H is positive and delta S is negative, एनर्जी प्रोडक्ट की बढ़ेगी, प्रोडक्ट अनस्टेबल होगा, साथ में प्रोडक्ट की एंट्रोपी भी कम हो रही है, तो उस टाइम डेल्टा H पॉजिटिव होगा और डेल्टा S नेगेटिव होगा और टोटल डेल्टा G भी पॉजिटिव होगा। और जब भी डेल्टा G पॉजिटिव आए, प्रोसेस इज ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। ये चीज समझना, जब भी आपकी रिएक्शन में डेल्टा G पॉजिटिव आए तो प्रोसेस हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि डेल्टा G तभी पॉजिटिव आएगा ना बेटा जब एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव होगा। और डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब है प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ेगी, और प्रोडक्ट की एनर्जी का बढ़ने का मतलब प्रोडक्ट अनस्टेबल होगा, और प्रोडक्ट अनस्टेबल होने का मतलब है कि रिएक्शन चाहेगी नहीं ऐसा प्रोडक्ट बनाना, तो ये रिएक्शन जो होगी दैट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। सो केस नंबर फर्स्ट इज इफ डेल्टा H is positive, product is unstable, and if delta S is negative, entropy will be decreasing. At that time delta G will also be positive, that means process will be non spontaneous. तो केस नंबर सेकंड ले लेते हैं। तो ये चीज याद रखना, जब भी किसी रिएक्शन में डेल्टा G पॉजिटिव होगा वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि उसी प्रोसेस में प्रोडक्ट क्या होगा, अनस्टेबल होगा और प्रोडक्ट की एनर्जी एंट्रोपी कम हो जाएगी। और नेचर हमेशा चाहता है कि रिएक्शन में एंट्रोपी बढ़ जाए, वही प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन जब डेल्टा G नेगेटिव हो गया, एंट्रोपी कम होगी, तो ऐसी प्रोसेस जो होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तभी मैंने कहा व्हेनेवर डेल्टा G इज पॉजिटिव, प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। चलो हम केस नंबर सेकंड लेते हैं। केस नंबर सेकंड इज if delta H is negative, समझ लीजिए, if delta H is negative, तो डेल्टा H नेगेटिव होने का मतलब क्या है, एनर्जी हो रही है लॉस। जब एनर्जी लॉस होगी प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक, और जब प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, प्रोडक्ट बनते बनते एनर्जी लॉस हो जाएगी, और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, कम, लेस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। व्हेनेवर डेल्टा G इज नेगेटिव, एनर्जी लॉस हो रही है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होने का मतलब है प्रोडक्ट क्या होगा, स्टेबल, और रिएक्शन चाहेगी ऐसा प्रोडक्ट बनाना, और जब रिएक्टर ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहेगी तो इसका मतलब है प्रोसेस इसके अकॉर्डिंग स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन साथ में अगर डेल्टा S हुआ पॉजिटिव, डेल्टा S नेगेटिव मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट स्टेबल है, और अगर डेल्टा S पॉजिटिव हुआ, डेल्टा S पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, एंट्रोपी प्रोडक्ट बनते बनते बढ़ रही है, एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। अब देख लो बेटा, दोनों फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को। कैसे, जब एनर्जी रिलीज होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा, रिएक्शन चाहेगी ऐसा प्रोडक्ट बने, और वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। और अगर इसी प्रोसेस में डेल्टा S पॉजिटिव हुआ, एंट्रोपी बढ़ जाएगी, और एंट्रोपी जब बढ़ जाएगी तो एंट्रोपी का बढ़ना दैट विल आल्सो लीड टू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इस केस में अगर डेल्टा H नेगेटिव है और डेल्टा S पॉजिटिव है, तो डेल्टा S पॉजिटिव हुआ, और अगर डेल्टा H नेगेटिव हुआ, डेल्टा H का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो डेल्टा G भी नेगेटिव होगा, डेल्टा G विल आल्सो बी नेगेटिव। डेल्टा G नेगेटिव होने का मतलब यह है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी कम होगी, वो स्टेबल होगा, और साथ में उसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी, यानी कि ये प्रोसेस क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। दिस विल बी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. If delta H is negative, delta S is positive, then delta G will also be negative. And whenever there is when delta G is negative, इसका मतलब क्या है, डेल्टा G नेगेटिव आने का मतलब है ना कि गिब्स फ्री एनर्जी बहुत लॉस हुई है। गिब्स फ्री एनर्जी कौन सी एनर्जी थी, वो एनर्जी जो सिस्टम यूज करता था
फॉर इंक्रीजिंग द एंट्रोपी, उसको हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। जब उसका वैल्यू डिक्रीज हो जाए, यानी कि सिस्टम ने गिब्स फ्री एनर्जी को यूज किया है अपनी अट्रैक्शन ज्यादा खत्म करने के लिए, सिस्टम ने ज्यादा गिब्स फ्री एनर्जी यूज की है अपनी एंट्रोपी को बढ़ाने के लिए, इसीलिए एंट्रोपी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, यानी कि एनर्जी लॉस हो रही है, तो ऐसी प्रोसेस क्या होगी, हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू कम हो, यानी कि उस सिस्टम ने गिब्स फ्री एनर्जी को यूज किया है फॉर इंक्रीजिंग एंट्रोपी, और एंट्रोपी इंक्रीज करते समय प्रोसेस क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। तो जिस भी रिएक्शन में डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आएगा, समझ लेना सिस्टम ने अपनी गिब्स फ्री एनर्जी यूज की है अपनी अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स की खत्म करने के लिए, या एनर्जी यूज की है एंट्रोपी बढ़ाने के लिए। जब सिस्टम गिब्स फ्री एनर्जी को यूज करेगा एंट्रोपी बढ़ाने के लिए, और जो वो प्रोसेस उस टाइम सिस्टम में होगी वो हमेशा एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। देख लीजिए, I will take the case number last, case third. If delta G is zero, delta G zero का होने का मतलब क्या है कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज जीरो, तो समझ लेना द रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम। ये ना तो स्पॉन्टेनियस होगी ना नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, दिस प्रोसेस विल बी एट इक्विलिब्रियम। या हम इक्विलिब्रियम क्या कहते हैं, देख लो, ए रिएक्टेंट ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, ठीक है, समझो यहां पे डेल्टा जी आ रहा है पॉजिटिव, ठीक, लेकिन जब वापस बी कन्वर्ट होगा ए में, डेल्टा जी आ सकता है उस टाइम नेगेटिव। लेकिन अगर यहां पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के टाइम पे जितना एंट्रोपी यहां पे बढ़ जाएगी उतनी एंट्रोपी यहां पे डिक्रीज हो जाएगी, तो टोटल एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, जितनी एक स्टेप में बढ़ रही है उतनी एक स्टेप दूसरे स्टेप में बैकवर्ड स्टेप में कम हो रही है, तो टोटल एंट्रोपी चेंज इस रिएक्शन में क्या आएगा, जीरो। सो व्हेनेवर डेल्टा जी इज जीरो, you have to say that reaction may be at equilibrium. That means if the reaction is proceeding in forward direction, it may be proceeding also in the backward direction in the same speed. अगर एक डायरेक्शन में गिब्स फ्री एनर्जी इंक्रीज हो रही है, दूसरी में वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर एक रिएक्शन ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगी, और ओवरऑल ये सारी रिएक्शन का जो डेल्टा जी होगा दैट विल बी जीरो, और हम कहते हैं जब भी डेल्टा जी जीरो आएगा प्रोसेस विल बी एट इक्विलिब्रियम। सो हमारे पास तीन केसेस आ गए, तीन केसेस में से एक केस ये है, इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव, उस टाइम सिस्टम जो होगा उसमें जो प्रोसेस होगी दैट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी नेगेटिव हुआ तो सिस्टम ने अपनी गिब्स फ्री एनर्जी को यूज किया है फॉर इंक्रीजिंग द एंट्रोपी, फॉर परफॉर्मिंग द यूजफुल वर्क, उस टाइम प्रोसेस होगी स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर डेल्टा जी जीरो हो गया तो उस टाइम प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। चलो यही कंसेप्ट यूज करके हम एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहां पे करते हैं। सो आई विल टेक द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। डेल्टा जी का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको कुछ डेटा मिलेगा, उसी डेटा को यूज करके आपको डेल्टा जी यूज करना है। एंड ऑल्सो प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ प्रोसेसेस। आप प्रोसेस का नेचर भी प्रिडिक्ट कर दीजिए। देखिए, आपको कुछ डाटा यहां पे मिलेगा, उसी डाटा को यूज करके आपको डेल्टा जी का वैल्यू डिटरमाइन करना है, और डेल्टा जी का वैल्यू डिटरमाइन करने के बाद आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा नेचर ऑफ प्रोसेस, क्या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अब देख लीजिए आपको डाटा क्या दिया गया है, डेल्टा एच इज इक्वल टू 40 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच हमें दिया गया है 40 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा एस भी दिया गया है 0.300 किलो जूल पर केल्विन, और टेम्परेचर भी दिया गया है 130 केल्विन। अब जो ये डाटा दिया गया है हमें, इसी डाटा को यूज करके हम डेल्टा जी का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, और डेल्टा जी का वैल्यू डिटरमाइन करने के बाद हम प्रिडिक्ट करेंगे द नेचर ऑफ प्रोसेस, क्या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो क्वेश्चन में हटा देता हूं, देख लीजिए। तो ये डाटा हमें दिया गया है, एक प्रोसेस में डेल्टा एच इतना है, डेल्टा एस इतना है, और उस प्रोसेस को हमने इस टेम्परेचर पे लिया हुआ है। आपसे पूछा गया है अब डेल्टा जी का वैल्यू मालूम कीजिए। सो डेल्टा जी किसके बराबर होता है, डेल्टा एच वो कितना है 40 किलो जूल पर मोल माइनस टी डेल्टा एस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी,
130 केल्विन इनटू क्या करना है, डेल्टा एस कितना है, इनटू 0.300 किलो जूल पर केल्विन। पहले मैं इस केल्विन और इस केल्विन को हटा देता हूं, देख लीजिए। तो डेल्टा जी किसके बराबर आएगा, डेल्टा जी विल बी इक्वल टू 40 किलो जूल पर मोल माइनस 130 इंटू 0.300, इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 39 किलो जूल। बेटा समझ लो, इन दोनों को 130 इंटू 0.300, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे द वैल्यू विल कम आउट टू बी 39 किलो जूल। अब देख लीजिए डेल्टा जी किसके बराबर होगा, 40 माइनस 39, सो दैट विल बी 1 किलो जूल पर मोल। अब देख लीजिए ये जो हमें डाटा दिया गया था उसके हिसाब से इस प्रोसेस का डेल्टा जी किसके बराबर निकला, 1 किलो जूल। एंड 1 किलो जूल जो यहां पे वैल्यू आ रहा है गिब्स फ्री एनर्जी का, क्या ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है कि नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। जब भी रिएक्शन में डेल्टा जी का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आए, तो वो प्रोसेस हमेशा होगी नॉन स्पॉन्टेनियस। मैंने पहले ही कहा था, if we have to predict the nature of process whether spontaneous or non-spontaneous, for that we have to calculate the value of delta g. If delta g is positive, process will be non-spontaneous. If delta g is negative, the process will be spontaneous. And if delta g will be 0, the process will be at equilibrium. ठीक है, तो और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं। सेम क्वेश्चन लेकिन मैं डाटा चेंज कर देता हूं। if delta h is equal to 40 किलोजूल पर मोल, 40 किलोजूल पर मोल, डेल्टा एच का वैल्यू 40 किलोजूल पर मोल, और डेल्टा एस का वैल्यू कितना है 0.300 किलोजूल पर केल्विन। लेकिन जो टेम्परेचर का वैल्यू है वो दिया गया है 150 किलोजूल पर मोल, 150 केल्विन। तो ये हमें डाटा दिया गया है, देख लीजिए बेटा। Delta H is equal to 40 and delta S is equal to 0.300 and temperature is equal to 150। ठीक है, डाटा ठीक है। तो यही वैल्यूज आप इसमें सबस्टिट्यूट करोगे, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। तो डेल्टा जी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा जी विल बी इक्वल टू डेल्टा एच दैट इज 40 किलोजूल पर मोल माइनस टी डेल्टा एस। अब टी कितना है 150, डेल्टा एस कितना है 0.300। तो देख लीजिए डेल्टा जी किसके बराबर आएगा, डेल्टा जी विल बी इक्वल टू 40 माइनस 150 इंटू दिस, एक्सट्रीमली सॉरी, 140 इंटू 0.300, दिस इज इक्वल टू 45। 150 into 0.300, this value is equal to 45. So delta G will be equal to 40 minus 45, that will be minus 5 किलोजूल पर मोल। यहां पे डेल्टा जी का वैल्यू आ रहा है। तो आपको एक और डाटा दिया गया था, एक और प्रोसेस दी गई थी जिसका डेल्टा एच 40 किलोजूल पर मोल था, डेल्टा एस था 0.300 किलोजूल पर केल्विन, और टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस जो हमने लिया था दैट वाज 150 केल्विन। तो उस प्रोसेस में हमें डेल्टा जी कितना निकला, -5 किलोजूल पर मोल। उस प्रोसेस का जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज आ रहा है दैट इज -5 किलोजूल पर मोल। अब इतना -5 किलोजूल चेंज आने का मतलब क्या है कि इस सिस्टम ने माइनस किलोजूल पर मोल एनर्जी यूज की है फॉर इंक्रीजिंग द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। इतनी एनर्जी लॉस हुई है, डिक्रीज हुई है। गिब्स फ्री एनर्जी इज द एनर्जी, तो ये गिब्स फ्री एनर्जी क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव चेंज जब आए तो एनर्जी यूज हुई है, लॉस हुई है फॉर परफॉर्मिंग द यूजफुल वर्क, फॉर इंक्रीजिंग द एंट्रोपी। सो इतनी एनर्जी यूज हुई है एंट्रोपी इंक्रीज करने के लिए, तो ये प्रोसेस क्या होगी बेटा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। This will be a spontaneous process. So ऐसे करके आपने देखा कि with the help of delta G कैसे हम एक वैल्यू का नेचर, एक प्रोसेस का नेचर वेदर स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर, कैसे हम एक प्रोसेस का प्रिडिक्ट कर सकते हैं। So with this we have completed the basics of Gibbs free energy. Inshallah in our next lecture में हम गिब्स फ्री एनर्जी का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वही थर्मोडायनामिक्स का लास्ट लेक्चर भी होगा। उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड यूजफुल वर्क।
हमने कहा गिब्स फ्री एनर्जी वो एनर्जी है जो सिस्टम यूज करता है अपनी एंट्रोपी बढ़ाने के लिए, और यूजफुल वर्क वो वर्क है जो सिस्टम कैरी आउट करता है फॉर इंक्रीजिंग द एंट्रोपी या फॉर ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस गिब्स फ्री एनर्जी और यूजफुल वर्क के बीच में कौन सी रिलेशनशिप है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और उसमें हम और कुछ चीजें पढ़ेंगे गिब्स फ्री एनर्जी के रिगार्डिंग, और वही लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह। आते हैं जल्दी एक और नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज।